नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समापन की ओर लोकसभा चुनाव 2024 सातवें और अंतिम चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 26.30% मतदान। अंतिम चरण में 904 उम्मीदवार मैदान में। करीब 10 करोड़ 6 लाख से अधिक मतदाता कर रहे हैं दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, अनुप्रिया पटेल, आर.के. सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, निशिकांत दुबे, कंगना रनौत, मनीष तिवारी और अभिषेक बनर्जी समेत तमाम दिग्गजों की राजनीतिक किस्मत का फैसला कैद होगा ईवीएम में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, राजद के पूर्व अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता अजय राय और आप सांसद हरभजन सिंह समेत तमाम दिग्गजों ने डाला वोट। लोगों से की मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। उत्तर और पूर्वी भारत में जानलेवा होती जा रही है गर्मी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर। 50 से अधिक लोगों की मौत। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा में युद्ध विराम का नया प्रस्ताव किया पेश। कहा, युद्ध को समाप्त करने का समय आया। हमास ने भी दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान और साधना का आज तीसरा और अंतिम दिन है। कल पीएम मोदी के ध्यान और साधना का दूसरा दिन था। 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने के बाद पीएम मोदी 45 घंटों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां वे पूजा करने के बाद ध्यान साधना में लगे हैं। आज ध्यान साधना पूरी कर प्रधानमंत्री मोदी वापस दिल्ली लौटेंगे। तो कन्याकुमारी में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहां पे उन्होंने ध्यान में लीन नजर हमें आए थे, और इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं वहां पर विचरण करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए और साथ ही सूर्य को अर्घ देते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान और साधना का आज अंतिम दिन वहां पर, जिसके बाद प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौटेंगे। और इस दौरान हमने देखा न सिर्फ वहां अवलोकन किया, विचरण किया प्रधानमंत्री ने, बल्कि ध्यान में पूरी तरीके से लीन नजर आए। और आइए बात करते हैं आखिरी चरण के मतदान को लेकर। जी हां, सुबह 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात अगर की जाए तो कुल 26.30% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। हिमाचल में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक 31.92% रहा। झारखंड की अगर बात करें तो 11 बजे तक यहां 29.55% मतदान दर्ज हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान 28.10% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में ये 28.02% दर्ज किया गया। इसके साथ ही 11 बजे तक चंडीगढ़ में करीब 25.03%, तो बिहार में 24.25% और ओडिशा में 22.64%, वहीं पंजाब में 23.91% मतदान दर्ज किया गया है। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। लोकतंत्र के महापर्व के 5वें दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। लोकतंत्र के पर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतार में खड़े नजर आए। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी मतदाता कतार में लगे हुए दिखाई दिए। पंजाब की अगर 13 सीटों की बात की जाए, यहाँ भी वोटिंग जारी है। और इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां पे मतदाताओं का जो उत्साह है, जो लंबी लंबी कतारें हैं, वो हम देख सकते हैं।
चुनाव आयोग की तरफ से लगातार मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गई है। देश भर के करीब 1,09,000 मतदान केंद्रों पर जो मतदान है वो प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। और इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों में जो मतदान प्रक्रिया है वो चल रही है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार, जहां पे मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट की अगर बात की जाए, अपने आप में काफ़ी अहम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। जबकि झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दुमका सीट पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वोटिंग यहाँ चल रही है। और हिमाचल प्रदेश के मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी लोगों की कतारें नजर आईं। हिमाचल प्रदेश की भी अगर खासतौर से हम बात करें तो यहाँ लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। हिमाचल में होने वाला ये उपचुनाव कई मायनों में अहम है। इन 6 विधानसभा सीटों के नतीजों से राज्य की सरकार के भाग्य का फैसला होना है। राज्य में आज होने वाले बाईपोल के नतीजे में भी 4 जून को घोषित किए जाएंगे। तो 4 लोकसभा सीट और उसके साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है वो लगातार चल रहा है। और काफ़ी न सिर्फ लोकसभा बल्कि 6 सीटों जो उपचुनाव हो रहा है इनका काफ़ी असर देखने को मिलेगा जो राजनीति है हिमाचल प्रदेश की उसमें। सातवें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से आप देख सकते हैं अलग अलग जो उम्मीदवार हैं, अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, आर.के. सिंह आरा बिहार, महेंद्रनाथ पांडे चंदौली उत्तर प्रदेश से, परनीत कौर पटियाला पंजाब से, रवि किशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट बिहार और प्रताप चंद सारंगी बालासोर ओडिशा से, निशिकांत दुबे गोड्डा झारखंड से, कंगना रनौत मंडी हिमाचल प्रदेश, तरणजीत सिंह संधू अमृतसर पंजाब से, ये प्रमुख उम्मीदवार जिनकी किस्मत का जो फैसला है वो मतदाता कर रहे हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अनुराग सिंह ठाकुर, ये तमाम वो दिग्गज चेहरे, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, जैसा हमने आपको बताया कई केंद्रीय मंत्री, साथ ही अनुप्रिया पटेल, ये तमाम वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद हो रहा है। और इसके साथ ही अगर इस चरण के जो विपक्षी खेमे के दिग्गज हैं उनकी बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल और चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, दमदम से शौकत राय, कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय और गाजीपुर से अफजल अंसारी और काराकाट से पवन सिंह दावेदारी पेश कर रहे हैं। और खासतौर से वाराणसी में मतदान को लेकर मतदाताओं का उत्साह देखा जा सकता है। कई मतदाता अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वाराणसी के क्वींस कॉलेज मतदान केंद्र पर मैं हूं और एक ऐसा परिवार जो इसके सदस्य बाहर भी रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, वो सब आए हुए हैं केवल मतदान करने के लिए। परिवार के मुखिया हैं, आप क्या कहेंगे? आए हैं मतदान करने अपने पूरे परिवार के साथ। भाई, देश के विकास में मतदान का बहुत अहम रोल है, तो इसलिए सबको मतदान करना चाहिए। और इस मामले में मैं इस बार भाग्यशाली मानता हूं कि मेरा पूरा परिवार, हम 100% मतदान कर रहे हैं। बड़ी बेटी लखनऊ से आई है, छोटी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई है, बेटा गुड़गांव से आया है और हम दोनों काशी में रहते हैं। इस बार फिर काशी की जनता प्रधानमंत्री ही चुनेगी। घर पे बैठ के पॉलिटिक्स पे कमेंट करना बहुत आसान है। एक कॉमन जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नागरिक की, वो है वोट करना, ताकि वो अपना नेता चुन सके। तो बहुत जरूरी है, तो सबको देना चाहिए वोट। जो घर पे बैठे हैं प्लीज आके वोट दीजिए। आई पर्सनली फील कि लोगों को वोटिंग करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज 65 से 70% के बीच में ही है। आई हम्बली रिक्वेस्ट कि सब लोगों को वोट करने आना चाहिए, क्योंकि हमें अपना गवर्नमेंट ऐसा चुनना चाहिए जो कि हमारे देश की प्रगति को मतलब देश की को प्रगति की ओर लेके जाए, अच्छा करे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम आउट एंड वोट फॉर द कंट्री।
ये परिवार मिसाल है कि 100% मतदान करने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई लखनऊ से और कोई गुड़गांव से। हम आप भी इसी तरह परिवार के साथ बाहर निकलें, कोशिश करें कि वाराणसी में सबसे ज़्यादा मतदान हो। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो जाना आपने किस तरीके का उत्साह जो है मतदाताओं में नजर आ रहा है। और आइए अब सीधा रुख करेंगे वाराणसी से। हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल के बारासात से विशाल वरिष्ठो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हरकेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। वाराणसी की अगर बात की जाए, काफी उत्साह वाराणसी की तो जनता में है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो करीब 11 बजे तक 28% से अधिक जो मतदान है वो दर्ज किया गया है। क्या स्थिति फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं वहां? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटें हैं उनमें 28.2% मतदान हो चुका है। और खास तौर से जैसे वाराणसी की बात करूंगा मैं तो 26.13% मतदान हुआ है, और चंदौली में 29.84 और गाजीपुर में 27.55 जी। तो जैसा कि आपने बताया कि 28 के ऊपर मतदान हुआ है। मैं इस समय अभी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर हूं। मेरे साथ एक भाई हैं। आपने क्या मतदान कर लिया है? किस तरह के प्रत्याशी को आप लोग मतदान करने की? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि मैं साफ सुथरा पार्टी को जानता हूँ, और जो भी पार्टी काम कर रही है बहुत ही बढ़िया कर रही है, क्योंकि हमारे माँ बहन बेटी आधी रात को भी निकलती है। पहले जैसा हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि बेरोजगारी के लोग कहते हैं, कहीं बेरोजगारी का कोई समस्या नहीं है। पहले लोग क्या करते थे कि 1000 रुपए में नौकरी करते थे, 500-400 रुपए गैस मिलता था, और आज लोगों का 10,000 से 20,000 की सैलरी है, किसी किसी की 50,000 की सैलरी है। अगर 50,000 की सैलरी है तो कहाँ बेरोजगारी है? एक दूसरे नागरिक हैं जो मतदान कर चुके हैं। सर, आप क्या कहेंगे? और अच्छा, मतदान किया है आपने, क्या कहेंगे आप? किस तरह के प्रत्याशी? जो भी है, देश में एक अग्निवीर योजना आई हुई है। ये योजना ऐसी योजना है जो कि युवाओं को सेना में गोली खाने के लिए भेजा जाता है। जी, 5 साल के लिए जी, ऐसा संभव नहीं है। जी हरकेश, क्योंकि जो मतदाता हैं उनका अपना अपना मत है, और खासतौर से उनका मत यही है कि राष्ट्रहित या देश के विकास पर जो जनता है वो लगातार वोट कर रही है। लेकिन खासतौर से जैसा उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान रही हैं, लेकिन आज के समय में भी हम देखते हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अभी भी जो शांति व्यवस्था है वो कायम नजर नहीं आती। दोबारा आपके पास हरकेश में लौटूंगा, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल की खासतौर से अगर हम बात कर लें, विशाल का भी रुख करना है, क्योंकि यहाँ लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की जो वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की खबरें भी सामने आई। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा ट्वीट कर एक्स पर ही बताया गया है कि जयनगर लोकसभा क्षेत्र के कुलतली विधानसभा क्षेत्र में खासतौर से अगर बात की जाए तो बेनी माधवपुर पोलिंग बूथ पर भीड़ ने ईवीएम मशीन को लूट लिया। इसके अलावा एक सीयू, एक बीयू और 2 वीवीपीएटी मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया। चुनाव आयोग ने बताया है कि सेक्टर अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करा ली गई है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सेक्टर के अंतर्गत सभी 6 बूथों पर मतदान प्रक्रिया निर्बाध रूप से चल रही है। सेक्टर पदाधिकारी को नए ईवीएम और कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है, जहां पर अक्सर हम देखते हैं जब चुनाव की बारी आती है तो शांति व्यवस्था जाहिर तौर पर विपरीत ही नजर आती है। लगातार हिंसा की जो घटनाएं हैं वो यहाँ नजर आती हैं, फिर चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए, पंचायती चुनाव की बात की जाए। और आज भी खासतौर से हमने देखा कि जो तस्वीरें भी आई हैं सामने और इसकी जानकारी दी गई है चुनाव आयोग द्वारा कि कैसे जो 2 वीवीपैट मशीन थी उनको तालाब में फेंक दिया गया। लेकिन फिलहाल जो दूसरे मतदान केंद्र हैं, जो बूथ हैं, उन पर यह बताया जा रहा है कि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। और हमारे संवाददाता जो हैं विशाल, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जानना चाहेंगे इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ चुनाव में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। जो हिंसा है वो किसी से छिपी नहीं है और आज भी इस तरह की जो वारदात है वो सामने आई है। हो गया, चल गया जी। देखिए मुकुल, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ एक ही चैलेंज मुझे देखने को मिला है, वो मौसम से ज़्यादा है कि फ्री एंड फेयर पोल्स किस तरह से कराए जाए, वायलेंस को किस तरह से रोका जाए। और ये जो 7वां चरण है ये बहुत अहम है और इसी वजह से 967 कंपनियां तैनात की गई हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की। और जब से ये घटना हुई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो जवान हैं वो हाथों में हथियार लेके बिल्कुल चाक चौबंद है। मैं इस वक्त हूँ कोलकाता के जैसो रोड के में स्थित
इस केंद्रीय विद्यालय में और ये दमदम इलाके में पड़ता है। और आपने जब ये खबर बताई है दर्शकों को, तो ये खबर है सुबह 6:40 की, यानी कि जब मतदान या मॉक पोल स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब इस तरह की घटना हो गई। और ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसके बाद चुनाव आयोग हरकत पे आया। अभी सब जगह सुचारू रूप से मतदान हो रहा है, लेकिन इस घटना से हमको सबक लेना होगा कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि जो ट्वीट आया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल का, उन्होंने कहा कि जो स्टेट पुलिस थी वो थोड़ी दूर रह गई थी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि स्टेट पुलिस जो थी वो मौका वारदात पर उस वक्त मौजूद नहीं थी, उससे कुछ दूरी पे थी। और एक और खबर आ रही है हमारे पास जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पर आईएसएफ और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त झड़प हुई है। तो वायलेंस होना बंगाल के अंदर, खबर से ज्यादा ये है कि अगर वायलेंस ना हो तो हेडलाइंस बनती है कि वायलेंस नहीं हुई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इन लोगों के लिए यही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है फ्री एंड फेयर पोल्स कराए जाएंगे। 7वां और अंतिम चरण है। जी विशाल, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है कैसे जो मतदान प्रतिशत है उसमें पश्चिम बंगाल जो है वो आगे नजर आता है। अब से पहले के जो 6 चरण थे उनकी भी बात की जाए तो जाहिर तौर पर जो जनता है फिर भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को जिताने के लिए अपने घरों से निकल रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी 11 बजे तक 28.10 का मतदान पश्चिम बंगाल में हो चुका है। जनता पूरे मूड में है और पूरे जोर शोर से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और जैसे कि आपने छठे चरण की बात करी, 5वें चरण में 73% और छठे चरण में 80% को क्रॉस कर गया था मतदान। और इस बार भी कोशिश यही है कि किस तरह से उसको और आगे ले जाया जाए। तो लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है, मौसम भी मेहरबान है। यह जरूर है कि बादल है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन गर्मी से काफी राहत है। लेकिन जो मेन चैलेंज है वो ये वायलेंस को कैसे रोका जाए। और ऐसा नहीं है कि रिमोट एरियाज में ही इस तरह की हरकतें होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जादवपुर जो कोलकाता के पास ही पड़ता है, वहां पर एक हिंसक वारदात हुई है। जो दो पार्टी के काडर है वो आपस में भिड़ गए हैं। और सुबह 6:40 पे जो घटना हुई उसके बारे में तो आपको पता है, और वही काफी चौंकाने वाली घटना है। और ऐसी खबरें बंगाल से जरूर मिलती हैं आपको। जी बिल्कुल, चौंकाने वाली घटना जरूर, लेकिन जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। कोशिश रही है कि इस तरह की कोई भी घटना ना हो, जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। साथ ही हरिकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, वाराणसी का आपने बताया कितना उत्साह जो है वो यहाँ लोगों में है और मतदान प्रतिशत भी हमने जाना, लेकिन वाराणसी के अलावा जो बाकी 12 सीटें हैं उनकी स्थिति भी अगर खासतौर से बात की जाए, क्योंकि आखिरी चरण है और काफ़ी निर्णायक माना जा रहा है, लेकिन पूर्वांचल की खासतौर से जो सीटें हैं किस तरह की स्थिति इन पर बनती हुई नजर आएगी? काफ़ी जो कद्दावर नेता आप कह सकते हैं, जैसे मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल हैं, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे हैं। इसके बाद आपने जिक्र किया गाजीपुर से जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं, बलिया से नीरज शेखर हैं भाजपा के प्रत्याशी। तो इस तरह से जो सीटें हैं वो काफ़ी रोमांचक की स्थिति में है और लोगों का जो उत्साह है मतदान को लेके वो बढ़ गया। मुकुल, जैसा विशाल बता रहे थे कि यहाँ पे तो बदली जैसा मौसम है, धूप कम है लेकिन उमस है। और लेकिन उसके बावजूद भी आप इस समय, मैं आपको कहूंगा कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कि देखिए काफी संख्या में लोग आ रहे हैं जहां मैं हूं उस जगह पर, और हर उम्र आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं और पुरुष हैं, बच्ची युवतियां हैं। तो ये इस समय जो उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के दोपहर के समय में लोग इतनी संख्या में आएंगे। जी और बिल्कुल, लगातार जो मतदाता हैं प्रतिशत को लेकर उम्मीद जी बिल्कुल उम्मीद बनी है कि इस बार जो रिकॉर्ड है मतदान प्रतिशत का वो वाराणसी में और उसके आसपास के जो जिले हैं उनमें टूटेगा। जो चिंता जताई जा रही थी कि मतदान कम होंगे, जो इसके पहले कम हो रहे थे, तो मौसम के मेहरबानी के कारण उम्मीद है कि इस बार मतदान बढ़ेगा। और चलिए अंतिम चरण है, लोगों में उत्साह है। आपको मैंने जैसे बिल्कुल हरिकेश, किस तरह से जो है इस समय क्योंकि काफी महत्वपूर्ण यही है कि जो जनता है वो अपने घरों से निकल रही है, मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल हरिकेश और विशाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता जो हैं वो बता रहे हैं आपको पल पल की अपडेट, किस तरीके से मतदान प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम हिमाचल की सभी सीटें जीतेंगे।
जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पत्नी और बठिंडा लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल और परिवार के साथ वोट डाला। और भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर चैट जीपीटी निर्माता ओपनएआई ने सनसनीखेज दावा किया है। ओपनएआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एआई के जरिए भारत के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। ये काम इजराइल की एक कंपनी ने किया था। ओपनएआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल की एक कंपनी ने गाजा मामले के साथ ही भारत में चुनाव पर भी कुछ कंटेंट तैयार किया था। इस कंपनी का नाम STOIC है, जो कि पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म है। मई में STOIC ने भारत के चुनावों को लेकर ऐसे कमेंट प्लान करने शुरू किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही इसकी जानकारी मिली, कंपनी ने 24 घंटे से भी कम समय में इस पर कंट्रोल किया। ओपनएआई का कहना है कि उसने इजराइल से चल रहे कुछ अकाउंट्स पर रोक भी लगाई है। आपको बता दें कि इन विभिन्न ऑपरेशन से पोस्ट की गई सामग्री कई तरह के मुद्दों पर केंद्रित थी, जिसमें रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, गाजा में संघर्ष, भारतीय चुनाव, यूरोप और अमेरिका की राजनीति और चीनी असंतुष्टों और विदेशी सरकारों की ओर से चीनी सरकार की आलोचनाएं शामिल थीं। तो ये बड़ा दावा किया है ओपनएआई ने। चैट जीपीटी निर्माता है ओपनएआई जिसने ये दावा किया है। और वहीं बात राजधानी दिल्ली की, जहां बढ़ती गर्मी के बीच जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली वासियों को बूंद बूंद तरसने पर मजबूर कर रहा है। इस बीच जमीनी हकीकत जानने डीडी न्यूज की टीम पहुंची बलजीत नगर, जहां के निवासियों की जिंदगी पानी जुटाने के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। बड़ी उम्मीद पाली थी दिल्ली की जनता, हम ही नहीं दिल्ली के लोग बड़ी उम्मीद पाले थे इस केजरीवाल बेईमान से। यहाँ नलके नहीं लगे हुए हैं, यहाँ लाइन डाल के छोड़ दी गई है सिर्फ पब्लिक की तसल्ली के लिए, लेकिन दिया किसी ने नहीं है पानी की बूंद से कंठ भिगाने को जूझती ये जनता की आवाज है। ये सवाल पूछ रही है कि कब तक पानी का कनेक्शन इन्हें मिलेगा। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े वायदों के मक्कड़ जाल में फंसी जनता अपने हक का पानी मांगने को मजबूर है। बलजीत नगर की पंजाबी बस्ती के निवासियों की दिनचर्या पानी की बाट जोहने और ढोने के इर्द गिर्द गुजरती है। यही टैंकर के पीछे बाल बच्चा का पढ़ाई सब छूट रहा है, रोगी बेरामी सब हम लोग के रहता है, फिर भी जा नहीं पाते हॉस्पिटल। पूरी फैमिली, एक फैमिली 2 बंदे पानी में ही लगे रहते सुबह से रात तक, ड्यूटी वूटी छोड़ के कोई काम नहीं है, सिर्फ पानी 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 पानी। नेपाली मंदिर, अंबेडकर पार्क, तिकोना पार्क जैसे तमाम इलाकों में लोग हर सुबह पानी के टैंकर की बाट जोहते हैं। पर कभी तो हालात ये भी होते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड भी इनकी नहीं सुनता। टैंकर माफियाओं का कब्जा किस कदर हावी है, ये आप भी सुनिए। टैंकर माफियाओं का अतिक्रमण चल रहा है। 500 रुपए दीजिए आप टैंकर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जो यहाँ से टैंकर की पूर्ति की जाती है उसमें भी एंट्री करने वाले अधिकारी और ड्राइवर ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। अगर किसी वश हमारा पानी नहीं आया, हम लोग जल बोर्ड जाते हैं, वहाँ पे एंट्री करने वाले जो अधिकारी बैठे रहते हैं वो उल्टा सीधा बोलते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और ड्राइवर साफ बोलते हैं, मैं तेरा पानी नहीं लेके जाऊंगा, जो मर्जी वो कर ले। तो सर इस समस्या को कौन समाधान करेगा सर? दिल्ली सरकार कहती है कि मौजूदा जल संकट के मद्देनजर बोरिंग के जरिए भी पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन पंजाबी बस्ती के लोग कहते हैं कि यहाँ 3 सरकारी बोरिंग से पानी बस रिश्ता है, प्यास नहीं बुझाता। प्राइवेट बोरिंग हुए उनमें सब में पानी आज भी आ रहा है, अब भी आ रहा है। हमारे सरकारी बोरिंग हुए किसी में पानी नहीं निकला। जिस वादे को लेके दिल्ली की जनता का उसने वोट लिया था केजरीवाल सरकार ने, मुझे लगता है 10 साल से ज्यादा का उसको समय हो गया, लेकिन आज तक वो सोई पड़ी है। जब सरकार के वायदे झूठे साबित होने लगे और जनता की उम्मीदें तार तार होने लगे, तो ऐसे में लोगों की प्यास बुझाए कौन? सवाल गहरा है। जवाब दिल्ली सरकार को देने होंगे कि टैंकरों पर कतारें कब तक, पाइपों पर उलझती जिंदगियां कब तक,
बिना नल घर कब तक और दिल्ली की ये हालत कब तक? चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। तो ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं दिल्ली सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर। आखिर लोग जो हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो जाता है रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, और यहाँ वो सूनापन जो है वो नजर आ रहा है, जिसके लिए जनता इसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल को मान रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।